तिलक और शिखाधारी बटुक जब धोती कुर्ता में क्रिकेट के मैदान पर उतरे तो हर कोई बस देखता ही रह गया। हर शॉट पर संस्कृत में कमेंट्री और उत्साह बढ़ाने के लिए हर हर महादेव का जय घोष। ये नजारा था शनिवार को वाराणसी के सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 79वें स्थापना दिवस पर आयोजित संस्कृत क्रिकेट मैच का। संस्कृत के छात्रों ने मंगलाचरण और वेद मंत्रों का पाठ कर मैदान पर प्रवेश किया। शुभारंभ विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बटुकों से संस्कृत में परिचय और क्रिकेट खेल कर किया। चौके छक्के, कवर ड्राइव, पुल शॉट मारने के दौरान खिलाड़ियों का लहराता भगवा चोला लोगों को बेहद आकर्षक लग रहा था। कथा तक सीमित नहीं समझना चाहिए। अभी तो उनको अगर दूसरे क्षेत्र में भी अगर आप मौका देते हैं तो उसमें भी वो कुछ करिश्मा करके दिखा सकते हैं। ये वाराणसी की वो गुलाबी मीनाकारी है जिसका लोहा दुनिया मानती है। जी हाँ, बनारस की साड़ी, पान और यहाँ की मिठाई के अलावा गुलाबी मीनाकारी भी पूरे विश्व में धूम मचा रही है। खास बात यह है कि ये कला अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में अपनी चमक बिखेर रही है। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों का स्वागत बनारस के गुलाबी मीनाकारी से किया जाएगा। अप्रैल से अगस्त के महीने तक प्रस्तावित इस बैठक में G20 देशों के मेहमान शामिल होंगे। इन मेहमानों का स्वागत बनारस के गुलाबी मीनाकारी से किया जाएगा ताकि विदेशी मेहमानों को यहाँ की हस्तकला और संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। इस सम्मेलन के लिए लखनऊ के ODOP ऑफिस से बनारस के गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्पियों के पास ऑर्डर भी आ गए हैं और हस्तशिल्पी इसे तैयार करने में दिन रात जुटे हुए हैं। बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं जिनमें कपलिंग प्रमुख है अभी, और इसके अलावा मोर भी हैं और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कपलिंग प्रमुख है। करीब 2000 पीस कपलिंग का ऑर्डर मिला है, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं और करीब करीब पूरा हो चुका है। 9 को हम लोगों को ऑर्डर मिला था और 8 तक को देना था, तो वो पूरा ही हो गया है। फिरोजाबाद महोत्सव के मंच पर जैसे ही पंजाबी गायक जसबीर जस्सी आए, भीड़ उत्साहित हो उठी। मंच के आसपास जस्सी को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ ने उनके पसंदीदा गानों को गुनगुनाना शुरू कर दिया। जस्सी भी दर्शकों के मिजाज को भांप गए। उन्होंने पंजाबी के साथ साथ हिंदी गानों पर लोगों को देर रात तक झुमाया। सबसे पहले जस्सी ने फिरोजाबाद के लोगों का आभार जताया। इसके बाद बाबा बुल्ले शाह को याद कर सूफियाना गाना आवानी सयोनी सुनाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने दर्शकों का स्वाद बदला और हिंदी फिल्मों के गीत गाए। जस्सी ने नॉन स्टॉप गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया। जनता की तालियों ने भी कलाकारों का खूब हौसला बढ़ाया। बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी का गाना सुन लीजिए। औरंगाबाद में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अलग अंदाज दिखा। तेजस्वी यादव ने सूर्य महोत्सव में गायक अभिजीत भट्टाचार्य के साथ गीत गाए। बता दें कि देव में सूर्य महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। दरअसल सूर्य महोत्सव के मंच से जब गायक अभिजीत भट्टाचार्य के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंच साझा किया तो दर्शक थिरकने लगे। हुआ यह कि अभिजीत धड़कन फिल्म की तुम दिल की धड़कन में रहते हो गीत की प्रस्तुति दे रहे थे। दर्शक झूम रहे थे। इसी बीच सिंगर अभिजीत ने तेजस्वी को मंच पर बुलाया और साथ गाने को कहा। तेजस्वी ने अभिजीत के साथ तुम दिल की धड़कन में रहते हो गीत गाकर दर्शकों को खूब झुमाया। सिर पर जलता खप्पर, दहकते कंडों का घेरा, तस्वीरें 4 महीने तक चलने वाली अनोखी श्री श्री कोट खप्पर तपस्या की है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा तट पर साधु संतों की अनोखी तपस्या शुरू हो गई है। ये एक ऐसी तपस्या है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जा रहा है। ये देखिए,
कोई दहकते अंगारों के बीच बैठा है तो कोई दहकते अंगारों के बीच बैठकर सिर पर जलता हुआ खप्पर धारण किए हुए है। वसंत पंचमी से शुरू हुई ये तपस्या गंगा दशहरा यानी कि 30 मई तक चलेगी। साधु संतों की ये तपस्या सुंदरधाम आश्रम के महामंडलेश्वर महंत बालक दास जी महाराज की अगुवाई में चल रही है। इसे कोट खप्पर धुनी तपस्या कहते हैं। तपस्या शुरू करने से पहले महामंडलेश्वर महंत बालक दास जी महाराज और दूसरे संतों ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया और इसके पश्चात हवन और भंडारा प्रसादी का आयोजन हुआ। श्री श्री कोट खप्पर तपस्या वसंत पंचमी से प्रारंभ होकर गंगा दशहरे तक 4 महीने तक चलती है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल गया है। अब इसे अमृत उद्यान कर दिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान की आधिकारिक शुरुआत की। अमृत उद्यान 31 जनवरी से जनता के लिए खुलेगा, जो 26 मार्च तक खुला रहेगा। मुगल गार्डन का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बीजेपी के कई नेताओं ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। हर भारतीय इस निर्णय से बहुत खुश होगा कि मुगल गार्डन जो एक कलंक की तरह था हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, उसको हटा करके आज उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। अमृत महोत्सव चल रहा है। भारत की आजादी का अमृत काल है और उद्यान अमृत मात्र नाम नहीं पड़ा है, अब वहाँ से अमृत की वर्षा भी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में ई वेस्ट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर ई कचरा को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नया डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो ये ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी ने रविवार को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। वो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। खबर है कि तिरंगा फहराने के बाद राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हो गई। वैसे इसे 30 जनवरी को खत्म होना था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि लाल चौक के कार्यक्रम के बाद यात्रा खत्म कर दी गई। कांग्रेस दफ्तर में सोमवार को होने वाला कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया। आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गयी। राहुल सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में लाल चौक पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के शामिल होने की जानकारी है। पंथा चौक से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह भी यात्रा में शामिल हुए।
कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमान से ही बनकर आती हैं। अगर आपको इस कहावत पर विश्वास नहीं हो तो देखिए इस नव विवाहित जोड़े को, जिन्हें भगवान ने एक दूसरे के लिए गढ़ा है। राजसमंद के माणक नगर के रहने वाले ऋषभ की शादी के वीडियो और फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल ऋषभ की हाइट केवल 3 फीट 7 इंच है। ऐसे में परिवार वालों को उसकी शादी को लेकर काफी चिंता थी। आखिर हो भी क्यों ना, ऋषभ के अनुरूप दुल्हन मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी जोधपुर से एक रिश्ता आया साक्षी नाम की लड़की का, जिसकी हाइट सिर्फ 3 फीट 7 इंच है। ऐसे में देर किस बात की थी। ऋषभ और साक्षी के परिवार वालों की बड़ी परेशानी दूर हो गई और दोनों की शादी 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में मां सरस्वती की आराधना का अनोखा तरीका देखने को मिला। मनेन्द्रगढ़ के आम खेरवा स्थित नेत्रहीन विद्यालय में मां सरस्वती की पूजा कर ओम नमः शिवाय का 24 घंटे जाप करवाया गया। इसमें खास बात यह है कि यह आयोजन नेत्रहीन विद्यालय के पूर्व छात्रों ने अपने खर्चे से कराया। दरअसल इस विद्यालय के कई पूर्व छात्र आज सरकारी नौकरी में हैं। वहीं कई छात्र किसानी कर अपना परिवार चला रहे हैं। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ में लंबे समय से नेत्रहीन विद्यालय का संचालन हो रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के बच्चे भी शिक्षा अर्जन करते हैं। यहाँ के 1 दर्जन से ज्यादा छात्र आज सरकारी और प्राइवेट जॉब में हैं और इसे वो मां सरस्वती और ईश्वर का वरदान मानते हैं। इसलिए यहाँ लगातार इस तरह के भक्ति से जुड़े आयोजन करवाए जाते हैं। विद्यालय में हर शनिवार रामचरितमानस का पाठ भी कराया जाता है। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलती है इस दर से हमें सरफराजी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती साहब की दरगाह, जहां रोज हजारों की तादाद में जायरीन हाजिरी देने पहुंचते हैं, उनसे फैज पाते हैं। दरगाह शरीफ के 811वें उर्स पर दुनिया जहान से अकीदतमंद सजदा करने पहुंच रहे हैं। यहीं पर आस्था और आहार का अद्भुत मेल भी देखने को मिलता है। दरअसल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 2 बड़ी देंगे हैं, जहां जायरीन अपनी हैसियत के हिसाब से नजराना चढ़ाते हैं। दरअसल ख्वाजा साहब के दरबार में बादशाह अकबर और बादशाह जहांगीर ने इन देगों को पेश किया था। अकबर की ओर से चढ़ाई गई बड़ी देग में 120 मन चावल, जबकि जहांगीर की चढ़ाई गई छोटी देग में 60 मन चावल पकाए जाते हैं। दरगाह में हर मजहब और मिल्लत के जायरीन हाजिरी देने पहुंचते हैं, इसलिए उनके अकीदे का भी खास ख्याल रखते हुए दोनों देगों में मीठे चावल ही पकाए जाते हैं। ये बड़ी देग है, उधर में छोटी देग है। बड़ी देग जो है अकबर बादशाह ने पेश करी थी, छोटी जहांगीर ने। बड़ी देग में 120 मन खाना बनता है, छोटी में 60 मन। जिसका भी मन्नत मुराद पूरा होता है वो आके बनाता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सदियों से अकीदतमंदों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। यहाँ सैकड़ों लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं। मन्नत पूरी होने पर शुक्राना अदा करते हैं। यही वजह है कि ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहा जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में जन्नती दरवाजा बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इसी दरवाजे से निकलकर ख्वाजा साहब इबादत करने जाते थे। ये जन्नती दरवाजा सालाना उर्स और कुछ खास मौकों पर खुलता है। हजारों जायरीन कई बरस से अपनी पीड़ा, मानसिक आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्या, विवाह, संतान से जुड़ी मन्नत लेकर दरगाह आते हैं। जायरीन अपनी मन्नतों को ख्वाजा साहब के नाम खत लिखकर जन्नती दरवाजे पर बांधते हैं। ये माना जाता है कि खत में लिखी मन्नत पूरी होती है। जिन लोगों की संतान, पारिवारिक समस्या या कोई दूसरी पीड़ा जब दूर होती है, तब वो दरगाह में आकर मन्नत का धागा खोलते हैं। इसे शुक्राना अदा करना भी कहा जाता है। काला चश्मा सॉन्ग का क्रेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से लेकर मशहूर हस्तियां और आम लोग सभी इस गाने के बजते ही थिरकने लगते हैं। ऐसा ही एक वीडियो जिसमें नॉर्वेजियन डांस ग्रुप केक स्टाइल में एक शादी में बॉलीवुड सॉन्ग काला चश्मा पर नाच रहे हैं। इस डांस की कोरियोग्राफी ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। एक बार फिर ताइवान के एक डांस ग्रुप की एक शादी में की गई कोरियोग्राफी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में ग्रुप को बादशाह की फिल्म बार बार देखो के काला चश्मा पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो क्लिप में लड़कों के ग्रुप के शादी के हॉल में प्रवेश करने और गाने पर नाचने के साथ ये वीडियो शुरू होता है। कुछ देर बाद नीले रंग के गाउन में एक महिला हॉल में आती है और उनके साथ डांस करना शुरू कर देती है। ग्रुप के आसपास के लोग उनका हौसला बढ़ाते हैं और उनके एनर्जी से भरे परफॉर्मेंस को अपने फोन पर भी रिकॉर्ड करते हैं।
राजस्थान में बदले मौसम ने किसानों को खून के आंसू रुला दिए हैं। उदयपुर में हुई जबरदस्त ओलावृष्टि से किसानों की खेती में खड़ी फसलें पूरी तरह से ओलों में दब गई हैं। उदयपुर में रविवार को अलसुबह इस कदर ओले गिरे कि उसने किसानों को रुला डाला। तड़ातड़ हुए ओलों की बारिश के कारण कई जगह तो फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गयी। इससे किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। जबरदस्त तरीके से गिरे इन ओलों के कारण हाईवे से लेकर गाँव की गलियों तक में बर्फ की सफेद चादर बिछ गयी। ओलों की स्पीड देखकर के किसानों को अपने भविष्य का भान हो गया था, लेकिन मन नहीं माना तो ओलावृष्टि और बारिश थमते ही वो खेतों की तरफ दौड़ गए। वहाँ के हालात देखकर वो माथा पकड़कर वहीं बैठ गए। पहले फसलों को पाले ने मार डाला था और अब रही सही कसर ओलों ने पूरी कर दी। हालांकि राज्य सरकार ने पाले से खराब हुई फसलों की गिरदावरी के आदेश दे रखे हैं, लेकिन उससे पहले ही उदयपुर के किसानों पर प्रकृति ने दूसरा प्रहार कर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मनाली पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक। हर साल यहाँ देश विदेश से लाखों पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही सैलानियों की भीड़ के आगे अब मनाली छोटी पड़ने लगी है। मनाली में ट्रैफिक जाम और मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से सैलानियों और स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मनाली के टूरिस्ट पॉइंट पर शौचालय की व्यवस्था ना के बराबर है। साथ ही मनाली में पार्किंग ना होने के चलते भी आम लोगों से लेकर टूरिस्ट परेशान रहते हैं। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी समस्या से वाकिफ हैं, तभी भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जो जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। असाढ़ा गांव का रहने वाला उदयराज कोरी मुंबई से अहमद हुसैन बनकर लौटा तो उसका पूरा परिवार परेशान हो गया। कमाने के सिलसिले से मुंबई गया उदयराज जब वापस घर लौटा तो मोहम्मद हुसैन बन चुका था। परिवार वालों को जब धर्मांतरण की भनक लगी तो उनके होश फाख्ता हो गए। धर्मांतरण की सूचना के बाद पुलिस गांव पहुंची और धर्म परिवर्तन करने वाले युवक से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि किसी मौलवी ने उसे मोबाइल पर इस्लाम धर्म का एक वीडियो दिखाया था, जिसे देखने के बाद उसने स्वेच्छा से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया। पुलिस इस मामले में बयान दर्ज करने के बाद युवक का ब्रेन वॉश करने वाले पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही धर्मांतरण कराने वाले मौलवी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई रवाना होगी। बहरहाल युवक के धर्मांतरण से उसका पूरा परिवार बेहद परेशान है। धर्मांतरण करने वाले शख्स की मां फूलकली ने बताया कि वो अपने बेटे को समझा रही है। उसे पूरी उम्मीद है कि उसका बेटा मुस्लिम धर्म छोड़कर वापस हिंदू धर्म अपना लेगा। सीसीटीवी में कैद हाथ की सफाई देखिए। अब पलक निहारिए कैसे आंखों में धूल झोंककर टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वो काफी देर तक कुंडल देखती रहती हैं। वो दुकानदार से कुछ और डिजाइन देखने की इच्छा जाहिर करती हैं, जिस पर दुकानदार 2 जोड़ी नीचे से उठाकर महिलाओं को दिखाता है। तभी एक महिला चकमा देकर एक जोड़ी कुंडल दूसरी महिला को थमा देती है। इसके बाद दोनों डिजाइन पसंद नहीं आने की बात कहकर दुकान से बाहर निकल जाती हैं। मामला यूपी के हरदोई का है। यहाँ के बैनीगंज इलाके में महिलाओं ने दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी की आंखों में धूल झोंककर सोने के कुंडल की टप्पेबाजी कर डाली। महिलाएं कुंडल खरीदने के बहाने दुकान पर आईं और एक जोड़ी कुंडल पार कर दिए। घटना को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो गयी। जब दुकानदार ने सामान रखा तो उसमें एक जोड़ी कुंडल ना पाकर उसके होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल पर उसे महिलाएं चोरी करती नजर आईं। फिलहाल व्यापारी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सेब के सूखे हुए बाग में पसीना बहा रहे ये किसान हिमाचल प्रदेश के शिमला के हैं। यकीन नहीं हो रहा ना कि ये सूखे हुए पेड़ सेब के हैं। उस सेब के जिसकी बागवानी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। कोविड काल में हिमाचल प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर रही तो इसमें बागवानी का अहम योगदान रहा है। बेशक 100 साल पहले सेब का पौधा अमेरिका से आया, लेकिन इसके बाद बागवानों ने इसे आगे बढ़ाने में कड़ी मेहनत की। आज हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, सिरमौर, चंबा, सोलन में सेब उगाया जा रहा है।
लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें शिमला की हैं। यहाँ के सेब किसान परेशान हैं। जी हाँ, मौसम का बदलता मिजाज और देर से हो रही बर्फबारी ने किसानों को हलकान कर रखा है। 25 साल पहले बर्फ बहुत गिरती थी और बहुत कम गिर रही है बर्फ वगैरह नहीं। हाँ, तो इससे किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बर्फ इस महीने अक्टूबर नवंबर में अगर हमारे को बर्फ गिर जाए वो खाद के बराबर होती है। यूपी के मेरठ में गाड़ियों के स्टंट के वीडियो आए दिन सामने आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर स्कॉर्पियो की छत पर खुलेआम स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक ने वीडियो की जांच के निर्देश दिए हैं। गाड़ी का नंबर पता करने के बाद मोटर व्हीकल एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक स्कॉर्पियो की छत पर चढ़कर स्टंट कर रहे हैं। उसके अलावा कार की दोनों खिड़कियां भी खोलकर लटक रहे हैं। ये स्टंट जानलेवा हो सकता है, इसलिए पुलिस कार के नंबर के आधार पर आरोपियों की पड़ताल कर रही है। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर पड़ताल कराई जा रही है। अभी तक चर्चा है कि वीडियो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का है, इसलिए कॉलेज में जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंच गई है। बता दें कि इसके पहले भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पिस्टल के साथ छात्र का वीडियो प्रसारित हुआ था। उस मामले में भी मेडिकल थाना पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र के भिवंडी में 2 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मासूम को सही सलामत बरामद कर लिया। घटना बीते 26 दिसंबर 2022 की है। बताया जा रहा है कि बच्चे के अपहरण के मामले में उनके परिजनों ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी। इस बीच पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए थे। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिया। इसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों को पहचाना और उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बच्चे का अपहरण करने से पहले उसे चॉकलेट देने का लालच दिया। इसी लालच में आकर बच्चा घर से बाहर निकल गया। फिर आरोपी बच्चे को लेकर वहां से भाग निकले। पुलिस ने दबिश दी तो आरोपियों को लगा कि लोग बच्चे को पहचान लेंगे। इस वजह से उसकी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने बच्चे के बाल काट दिए। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो पुलिस को तुरंत बताई जाए, लेकिन उन्होंने उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उनके बाल भी कटवाए थे, वो जो आरोपी थी, ताकि वो किसी आजू बाजू के लोग वो जहाँ पे रहती थी वो पहचान नहीं सके वो बच्चे को। इसलिए उनकी आइडेंटिटी पूरे बाल छोटे कर दिए थे।